वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटी की आगे क्लास अटेंड करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। जैसे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की है वो आता है, जैसे वो मैग्ना कार्टा बोला जाता है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वैसे ही डीपीएसपी पार्ट 4 पे आता है। इसमें आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं। तो एक एक करके हम उस आर्टिकल के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो जो पहला आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 36। इसका मतलब ये आर्टिकल 36 बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 37 जो है वो बताता है हमारे एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 38 जो है वो बताता है कि हमारे जो स्टेट है उसको सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ जो पब्लिक है। फिर आर्टिकल 39 जो है वो हमें बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फॉलोड बाय द स्टेट, इसका इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन है। आर्टिकल 39A बताता है कि इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, जो मर्द और महिला हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। और प्लस टू फोकस ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी इस आर्टिकल 39 में बताया जाता है। आर्टिकल 40 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये अभी अगली वीडियो में कुछ अपलोड करूँगा कुछ दिनों में, वो पंचायत पर होगी, जिसको ग्राम पंचायत पंचायत सिस्टम कहा जाता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, 3 टियर बोला जाता है उसको। तो आर्टिकल 40 बताता है कि हर स्टेट को ये विलेज पंचायत की ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा, पंचायत सिस्टम ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। आर्टिकल 40 ये बताता है। आर्टिकल 41 जो है वो बताता है कि जो राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, जिसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने समझ आ रहा है। आर्टिकल 42 बताता है कि ह्यूमन कंडीशन जो होता है उसको मतलब फॉर वर्क जो है वो हेल्दी होना चाहिए। और प्लस मैटरनिटी लीव मतलब कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसमें लीव मिलनी चाहिए। ऐसा भी इसी आर्टिकल में बताया जाता है कि अगर कोई फीमेल बच्चा देते हुए अगर उसकी डेथ हो जाती है, जो फादर है उसको 1 साल की पूरी लीव मिलती है विथ पे। और वो एक्सटेंड भी कर सकता है, जो दूसरा 365 डेज़ होंगे उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकता है लीव के लिए। बट उसमें शायद पे फुल नहीं मिलती है, उसमें शायद पे का कुछ अलग कंडीशन है। बट पहला साल जो है उसमें फ्री मतलब इन द सेंस विथ पे लीव ले सकता है वो। आर्टिकल 43 बताता है लिविंग वेजेस फॉर जो मज़दूर होते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, तो उनको जो दिहाड़ी मिलती है वो इतनी होनी चाहिए कि उनका गुजारा हो दिन का। ये आर्टिकल 43 बताता है। 43A है कि जो वर्कर्स है वो मैनेज मतलब इंडस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आर्टिकल 44 बताता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी। आर्टिकल 45 जो है वो ये देखो, आर्टिकल 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारा जो एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर कंपलसरी है। तो देखो, फंडामेंटल राइट में भी बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी निकाला है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है प्रोवाइड फॉर प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन। ये भी 14 साल के जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल की उम्र तक, उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। डीपीएसपी में बताया गया 3 चीज़। अभी हम आगे फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, उसमें भी बताया गया है कि 14 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, कंपलसरी है। तो ये 4 जगहों पे हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 46 जो है हमारा एजुकेशनल और इकोनॉमिक, जो हमारी जो वीकर सेक्शन है उसको उनके लिए जो एजुकेशन प्रमोट करता है। आर्टिकल 47 जो है ये जो हमारी हेल्थ है उस पर इम्प्रूव कैसे स्टेट एक अपने जो लोग हैं उनकी हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सके, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उनका स्टैंडर्ड बढ़ा सके। आर्टिकल 48 जो है वो, जैसे अभी हम फंडामेंटल राइट में भी पढ़ेंगे, चलो वो अगला आर्टिकल है 48A में आता है। आर्टिकल 48 जो है एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 जो है वो है बताता है कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसको फॉरेस्ट लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, इनकी प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट किया जाए। इसको डिग्रेड जैसे हो रहा है इसको वो कम हो, वो अच्छा हो ये। तो वो आर्टिकल 48 बताता है। 49 बताता है कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जो स्टैचूज़ वगैरह है, उसकी इंपॉर्टेंस बताता है, उसको प्रोटेक्ट करना है बहुत इम्पोर्टेंट, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल बनाया गया है। आर्टिकल 50 जो है वो बोलता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव अलग अलग सेपरेट रहने चाहिए। जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, जज वगैरह जो हो गए, जो कोर्ट हो गए वो जुडिशरी हो गए, एग्जीक्यूटिव कौन हो गए, लेजिस्लेचर यानी नेता जो हो गए।
तो नेता और जज एक साथ नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर बंटाढार हो जाएगा देश का। अलग अलग जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होने चाहिए, नेता और जो जज वगैरह हैं जो फैसला लेते हैं वो अलग अलग सेपरेट रहने चाहिए। आर्टिकल 51 जो है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी पार्टीज़ हैं हमारे इंडिया में, वो एक दूसरे के बारे में मतलब भला बुरा कहते हैं, स्पीच वगैरह होती है एक दूसरे की, खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं एक दूसरे मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का। डिबेट वगैरह जो होते हैं न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स में, जो हालांकि आजकल इंटरटेनमेंट बन गया न्यूज़ चैनल्स, वो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि आते हैं पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। मोदी साहब आकर राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं, बोलते हैं ना माँ बेटी की सरकार, बाप बेटी की सरकार ना हो। फिर ये दूसरी पार्टी बीजेपी का मजाक उड़ाती है, मोदी साहब का मजाक उड़ाती है। तो ये चलता है, ठीक है, देश के बीच में हो रहा है, बट ऐसा कुछ मत कर दो कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की बेइज्जती हो या संबंध खराब हो जाए। तो आर्टिकल 51 ये कहता है कि इंटरनेशनल जो दूसरी बाकी बाहर की विदेश कंट्रीज है, बाहर की जो कंट्रीज, उनके साथ इंडिया का ऐसा कुछ मत कमेंट कर दिए कोई जिसकी वजह से जो हमारे रिलेशन है उस कंट्री के साथ ख़राब हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा संबंध ख़राब हो जाए या पीस को मतलब हम ये पीस खराब हो, मतलब शांति शांत रहे माहौल, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा मत बोल दे जिससे इंडिया को प्रॉब्लम हो, ये आर्टिकल 51 कहता है। तो आर्टिकल अब जो आर्टिकल 51A है, 51 जो हो गया ये इंटरनेशनल पीस के लिए, आर्टिकल 51A है वो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अब मैं आपको हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, बट 2002 कॉन्स्टिट्यूशन अंडर अमेंडमेंट 86 11th फंडामेंटल, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मैं एक एक करके सब आपको बता देता हूँ। तो पहला जो अपना फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहता है कि हमारे जो जितने भी हमारे इंडियन सिटीज़न हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना चाहिए, अबाइड मतलब फॉलो करना चाहिए, प्लस उसके जो आइडियल्स हैं, आइडियल्स यानी जैसे बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन यानी जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कहता है कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने जो स्ट्रगल किए हैं, उनके जो नोबल आइडियल्स हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे फ्रीडम फाइटर्स लाइक गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उनके जो माइंडसेट था उस पर हमें उसको फॉलो करना चाहिए, वो फ्रीडम फाइटर्स उन्होंने स्ट्रगल किया है। आर्टिकल 3 जो है वो कहता है कि हमारी इंडिया की यूनिटी है, इंटेग्रिटी है, उसको अपहोल्ड करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे। आर्टिकल 4 कहता है कि कभी भी हमारे देश को अगर ज़रूरत पड़ती है तो अब हम हमेशा तैयार रहें अपने देश की हेल्प करने के लिए। अगर कभी कभी कुछ भी वॉर के लिए अगर कुछ बोला जाता है कि आने के लिए, तो उसमें हमेशा हम तैयार रहें कि हाँ भाई हमें अपने देश की सेवा करनी है। आर्टिकल 5 कहता है कि भाईचारा रहे हमारे देश में, कोई भी धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव ना हो, सब एक साथ मिलकर रहे, भाईचारा बना कर रहे। रिलीजनल जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ होती हैं उस पर भी हम कोई ऐसे भेदभाव ना करें, सब मिलजुल कर रहे, भेदभाव कोई ना हो, सब ब्रदरहुड के साथ रहें। आर्टिकल 6 जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो, उसका जो छठा फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये कहता है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारे इंडिया की जो हमारे मैनर्स हैं, हमारे इंडियन मैनर्स हैं, हमारे जो हमें सिखाया गया है उसको हम प्रिजर्व करके रखें, ऐसे भूल ना जाए। जैसे जैसे भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो हमारे संस्कार हैं वो जा रहे हैं, वो ना हो, हम इसको प्रिजर्व करके रखें। आर्टिकल बोल रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटी जो नंबर 7 है वो बताता है कि हमें, अब जैसे हमने डीपीएसपी में आर्टिकल आई थिंक 50 नहीं था, 48 था, जिसमें 48A था, जिसमें बताया गया था कि इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वामेंटल एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, 48A में था ना, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वैसे फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 7 जो है वो भी ये कहता है कि हमें नेचुरल इन्वायरमेंट जो इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इनको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 8 जो कहता है कि हमें कि हमारे एक साइंटिफिक टेम्पर रहना चाहिए, मतलब कि हर भारतीय को ऐसे डेवलप करना चाहिए कि इंक्वायरी वाला, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप करना चाहिए ताकि फ्यूचर अच्छा हो। 9th है जो वो कहता है कि हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पहले तो वायलेंस को अगेंस्ट है वो, जो फंडामेंटल ड्यूटी 9 कहता है कि वायलेंस नहीं करना है, वायलेंस को, वायलेंस के अगेंस्ट या है ही कि अब्ज्योर द वायलेंस, हिंसा के खिलाफ है ये,
हिंसा हिंसा खराब ये बताता है। और जो एक और पॉइंट है इसमें, वो कहता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। लाइक अगर हम बस या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे ऐसे मग्गे वगैरह तो चुरा नहीं लेने हैं, या वहाँ पे ऐसे लिखने नहीं बैठ जाना है, या फिर कहीं थूकना नहीं है, कहीं टॉयलेट नहीं करना है। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ऐसे दीवारों पे हम लिख देते हैं कुछ भी, किसी का नंबर लिख दिया, कॉल मी, या ऐसे दिल बना दिया, तीर बना, ऐसे ऐसा नहीं करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है। और फिर जो टेंथ है वो ये बताता है कि हमें अचीवमेंट, हाँ, जितना भी हम कोई भी काम करते हैं, जो भी कोई काम करते हैं उसमें एकदम पूरा एकदम एक्सीलेंस को अचीव करना है, ताकि हमारा जो कंट्री है वो एक उसको राइज कर सके, कंटिन्यूसली उसको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सके। अगर सब लोग 100% देंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो कंट्री है वो एक नेक्स्ट लेवल को जिस लेवल पे है उससे और ऊपर ऊपर पहुंचते जाएगा। और ये पहले 10 ही थे, बट 2002 में अंडर अमेंडमेंट 86 एक और ऐड किया गया है। और ये वही है जो मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन को लेकर, कि 14 साल के तक हर बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो नंबर 11 था वो भी यही कहता है कि हर पेरेंट के लिए, जो गार्डियन है, हर उनके लिए बोला गया कि अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक पढ़ाए, ज़रूर पढ़ाए, ये कंपलसरी है, पढ़ाओ, फ्री एजुकेशन है। तो यहाँ पे 4 जगहों पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि 14 साल की उम्र तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी कंपलसरी है। तो ये हो गया हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ख़त्म। अब हम करते हैं ओके, NRI, PIO, OCI। इस पर पहले तो NRI क्या होते हैं, ये सबको हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, ये देश के बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, बट पैसा इंडिया में भेजते हैं, ये होते हैं NRI। PIO क्या होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को बोलते हैं। और OCI जो होते हैं ये ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। अब ये क्या होती हैं PIO और NRI, तो सबको पता है। PIO और OCI, इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो ये कार्ड होल्ड, जो PIO कार्ड मिलता है उससे से NRI कार्ड मिलता है, उससे PIO OCI कार्ड मिलता है। तो गवर्नमेंट किन को ये कार्ड दे जाता है, तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको फुलफ़िल करना होता है। तो पहला जो हम PIO का करते हैं, PIO कौन होते हैं, फॉरेन सिटीजन्स होते हैं, बाहर देश में रहते हैं, पर कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, इन कंट्रीज़ को छोड़ के जितने भी बाकी जितने कंट्री के सिटीजन्स हैं ये PIO कार्ड होल्ड कर सकते हैं। पर आगे और भी कुछ कंडीशंस हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इनके जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए, प्लस उनका एक परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए इंडिया में। और ये उन्हीं के बच्चे होने चाहिए, स्पाउस होने चाहिए, इनके उनके वारिस होने चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से, मतलब कि एक तो फॉरेन सिटीज़न, बट ये जो कंट्रीज़ मैंने किया उन कंट्रीज़ को बिलोंग नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और प्लस ईरान, भूटान, ये हमारे नेबरिंग नहीं, बट ईरान, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल, ये कंट्रीज़ को वो बिलोंग नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं वो ले लोग PIO कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो, या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वो यहाँ पे इंडिया में बॉर्न हुए होने चाहिए, प्लस उनका रेजिडेंस होना चाहिए, एक ज़मीन होनी चाहिए, घर होना चाहिए इंडिया में, तभी वो जाके ये PIO कार्ड के लिए होल्ड कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि वो जो कंट्रीज़ एक्सेप्ट, मतलब अलग एक्सेप्ट इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ऐसा क्यों, तो सिक्योरिटी रीजंस के, स्पाई वगैरह भी हो सकते हैं। क्योंकि बेनिफिट्स बहुत है PIO कार्ड होल्डर के। वो क्या क्या बेनिफिट्स है कि उनको वीज़ा नहीं लगता अगर इंडिया आना चाहते हैं। एक बार से आज अगर अब बनता है किसी का PIO कार्ड, तो अगले 15 साल तो उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कभी भी आ सकते हैं 15 साल, कब इनको वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ये है कि जब भी कोई ऐसे आता है ना बाहर से, तो FRRO करके एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। वहाँ पे जाके ऐसे हाज़िरी लगानी पड़ती है, तरीके हम भी आए हैं बाहर देश से। वो रीज़न ये होता है कि अगर उन कुछ हो जाता है, तो अगर उन्हें रजिस्टर किया होगा तो हम इंडिया के पास रिकॉर्ड रहता है, हाँ भाई ये कोई आया था जो अब हमारे देश में आया, बाहर से आया था, तो उसका रिकॉर्ड रहता है, तो उसको ढूंढने में आसानी रहती है। तो अब जिसके पास ये PIO कार्ड होता है, तो अगर उसका जो स्टे है इंडिया में 180 दिन के अंदर अंदर है, तो उसको ज़रूरत नहीं होती ये FRRO, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके मतलब हाज़िरी वगैरह लगाने की। बट अगर उनका स्टे 3 महीने यानी 180 दिन के ऊपर जा रहा है, तो उनको फिर, जैसे 180 दिन के ऊपर जा रहा है, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उनको फिर जाके FRRO ऑफिस में जाकर
हाजिरी लगानी पड़ती है। एनआरआई जो कार्ड होल्डर होते हैं उनके जितने मिलते हैं ना उनको, जैसे एजुकेशनल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो सारे पीआईओ कार्ड होल्डर को भी मिलते हैं। जितने भी एनआरआई को मिलते हैं वो पीआईओ को भी मिलते हैं। प्लस जो पीआईओ कार्ड होल्डर्स होते हैं ना, इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे इनके लिए सेपरेट काउंटर्स लगाए गए होते हैं। ये हो गए इनकी बेनिफिट। इसलिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये जितने भी कंट्रीज़ मैंने मेंशन किए थे ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इन लोगों को अलाउ नहीं है। ओसीआई कार्ड क्या होता है, इसका तो फुल फॉर्म है ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये भी फॉरेनर्स ही होते हैं, फॉरेन मतलब इंडिया के बाहर ही रहते हैं। पर ये लोग वो हो गए जो 26 जनवरी 1950 को इंडिया के नागरिक बन गए थे, या ये वो लोग हैं जो उस टेरिटरी में रहते थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया के अंदर वो टेरिटरीज इंक्लूड कर ली गई। अगर ये उन टेरिटरीज में रहते थे तो ये एलिजिबल होते हैं ओसीआई कार्ड को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे भी दो कंट्रीज़ को एक्सेप्ट किया, अलग मतलब नहीं इंक्लूड किया गया है, वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगेन रीज़न क्या है, सिक्योरिटी के लिए ये दो कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं ओसीआई के लिए। अब ये ओसीआई के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो यानी ओसीआई की बेनिफिट्स, अभी मेन डिफरेंस क्या है पीआईओ और ओसीआई में, कि देखो पीआईओ में क्या था कि रेजिडेंट होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए इंडिया में। ओसीआई में ऐसा नहीं है परमानेंट रेजिडेंस की, मतलब मेन डिफरेंस यही है। अगर परमानेंट रेजिडेंस है तो पीआईओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर परमानेंट रेजिडेंस नहीं है और अगर वो इंडिया का नागरिक बन गया था 1950 में, या उस टेरिटरी में रहता था जो 1947 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया में इंक्लूड कर लिया गया, तो वो ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल है। बट वो पाकिस्तान, शर्त है पाकिस्तान और बांग्लादेश को वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब बेनिफिट्स क्या है ओसीआई के, कि उसको लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है, मल्टीपल कभी भी आ सकता है जा सकता है। पहला तो ये बेनिफिट है, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग अलाउ नहीं करते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बेनिफिट्स कुछ मिल रहे होते हैं ना, तो स्पाई वगैरह होते हैं ना, जासूस वगैरह आ सकते हैं। दूसरा है ये है कि उनको जो एनआरआई के जितने थे ना बेनिफिट्स जो बताया था मैंने, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ये सब बेनिफिट्स जो एनआरआई को मिलते हैं वो सारे ओसीआई को मिलते हैं। पर एक चीज़ है, ये लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ये लोग ऐसे रहने के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर्स इंडिया में, बट ये इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे इन्वेस्टमेंट यानी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़, ये खरीद नहीं सकते। क्यों? रीज़न ये है कि अब ये लोग तो इंडिया के तो हैं नहीं, विदेशी हो गए ये लोग। तो विदेशियों के पास पैसा तो बहुत होता है, अब वो यहाँ पे आके तो ज़मीनों पे ज़मीनें खरीद सकते हैं। और अगर वो विदेशी आके ज़मीन खरीदा तो फिर वो ज़मीन इंडिया की तो रही नहीं, वो बाहर इंडिया की थोड़ी ना रहेगी वो ज़मीन, तो इसलिए अलाउ नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। घर खरीद सकते हैं बट इन्वेस्टमेंट ये के लिए ये ओसीआई कार्ड होल्डर्स नहीं खरीद सकते प्रॉपर्टी के। तो ज़्यादा बेनिफिट अगर देखा जाए तो पीआईओ कार्ड होल्डर के ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओसीआई अगर देखा जाए, क्योंकि पीआईओ कार्ड होल्डर इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बट ये वो घर के लिए भी खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीद सकता है, बट ओसीआई कार्ड होल्डर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीद सकता। ये तो हो गया इसके लिए बेनिफिट्स। अब ड्रॉबैक दोनों के देख लेते हैं। पीआईओ का जो ड्रॉबैक मेन है, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हाँ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो ये है कि वो वोट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो वोट नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि अगर वो कुछ माउंटेनियरिंग या फिर ऐसी जगहों पे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में जाके कोई रिसर्च वगैरह करना चाहता है तो परमिशन लेनी पड़ेगी उसको, नहीं तो वो स्पाई डिक्लेयर कर, अगर पकड़ा जाता है तो वो स्पाई डिक्लेयर कर देगा, उसके पास कोई परमिशन नहीं है तो वो स्पाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये रीज़न यही है, की सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये परमिशन लेनी पड़ती है, स्ट्रिक्ट है रूल्स। और ओसीआई कार्ड के लिए भी ये है कि वो वोट नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, प्लस वो कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, लाइक एग्रीकल्चर या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीद सकता। और उसको भी परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर कुछ वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में जाना चाहता है तो उसको भी परमिशन लेनी पड़ेगी। और लास्ट हो गया, अच्छा एक और बात, ओसीआई कार्ड जो है ना वो बंद करने जा रहे हैं इंडिया कुछ टाइम बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बंद कर जाएगी। वो रीज़न ये है कि मैंने जैसे बताया कि 1950 में वो इंडिया का सिटीज़न बना होगा, मतलब उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, या 1947 के बाद वो टेरिटरी, जिस टेरिटरी में वो रहता होगा या रहती होगी, वो इंडिया में इंक्लूड कर दिया कर हो गया होगा, तो ही वो ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर वो मतलब 1950 में उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स बने होंगे, मतलब वो 18 साल का तो होगा वो तब तक, तो 1950 में वो 18 साल का है, अभी 2022 चल रहा है, मतलब 50 60 70 72 + 18 इज 90, तो 90 या 90 प्लस
साल का होगा वो या होगी वो। तो अब 90 या 90 प्लस, तो वैसे भी आजकल तो जो आ, जिंदा रहते हैं लोग वो तो कम कम हो जा रहे हैं। तो 90 प्लस के तो इसलिए कुछ टाइम बाद वो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि तो रहेंगे नहीं लोग। प्लस जितने भी मैक्सिमम लोग होंगे पाकिस्तान या बांग्लादेश में ही होंगे और उनको एलिजिबल है नहीं ओसीआई कार्ड के लिए, तो इसलिए बंद कर दिया जाएगा ओसीआई कार्ड। तो ये हो गया ओसीआई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी। अब लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट क्या है? चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने पता है हमें, जो आए थे अंग्रेज़ व्यापार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने अमेरिका में व्यापार करने के लिए आया, तो उनके लिए कि वो कैसे काम करना है उनको सिखाना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, तो वो उनको ये बताने के लिए चार्टर एक्ट निकाले गए थे। तो चार्टर एक्ट टोटल मतलब 1773 में मतलब पहला चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद जो 1794 में वो ख़त्म होने वाला था, हर 20 साल के इंटरवल में अगर देखोगे तो, 93 से 13, 13 से 33, 33 से 53। तो जो 1773 में जो लाया गया था उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया था उसको। अभी हम आगे देखेंगे रेगुलेट, ये देखो 1793 ना, रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया था वो 20 साल में ख़त्म होने वाला था। तो 1793 में फिर एक नया चार्टर एक्ट लाया गया। तो 1773 93 में जब ये चार्टर एक्ट लाया गया तो ये क्या कहता है, तो उसमें हर चार्टर एक्ट में कुछ कुछ बताया गया था, मतलब क्या कह रहा है ये चार्टर एक्ट। तो उसमें ये सब बातें बताई गई थी। तो पहला चार्टर एक्ट ये था कि गवर्नर्स थे, हर क्षेत्र के ना गवर्नर्स थे, तो उनको पावर दे दी गई थी कि यही रूल करेंगे। पहला तो ये आया था। दूसरा आया था जितने भी ऑफिशियल्स, कर्मचारी, ये जितने काम करते थे ना, उनको जो इनका मतलब सैलरी आती थी वो ब्रिटेन से आती थी। पर अब क्या, कभी पहुंचने में टाइम लग गया, या होता पहले तो ऐसे हवाई जहाज़ वगैरह होते नहीं थे, समुद्री समुद्री उसमें आते थे वो, तो कभी कभी मौसम ख़राब हो गया तो पहुंचने में टाइम लग गया, ऐसा होता था। तो क्या होता था उनको, इससे क्या हो रहा था, उनको पैसे नहीं मिलते थे, तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे थे वो लोग, जितने भी ये लोग थे ना कर्मचारी, काम करने वाले एम्प्लॉय। वो करप्शन करप्शन तभी होता है ना जब इनको मतलब क्या बोल, पैसा नहीं मिल रहा हो या सफिशिएंट ना हो। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय जो राजकोष था वहाँ से, मतलब इंडिया के जो पैसे थे उससे उन्होंने इनको एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना शुरू कर दी। 1793 में ये दो बातें कही गई थी चार्टर एक्ट में। फिर दूसरा जो तीसरा जो चार्टर एक्ट आया 1813 में, क्योंकि जो दूसरा था वो 1793 में आया था। तो 1813 में जो तीसरा चार्टर एक्ट आया उसमें पहला तो था कि जो क्रिश्चियनिटी था उसको प्रचार कर सकते हैं, उसका मतलब उसको उसके बारे में प्रचार मतलब बता सकते हैं, फैला सकते हैं उसके बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में हम मतलब लोगों को अवेयरनेस, एक तरीके से वो अवेयरनेस वर्ड कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। वो एक 1813 चार्टर एक्ट में इंक्लूड किया गया था कि हाँ भी ऐसा कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि हमारा जो हमने फंडामेंटल राइट्स की जो वीडियो बनाई थी उसमें आर्टिकल 25 से 28, 25, 26, 27, 28 ये पूरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर थे। 25 जो था हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, 26 जो था हम कोई भी रिलीजियस अफेयर ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, 27 जो था उसमें जो रिलीजियस अफेयर है उसमें पैसे लग रहे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 28 जो था किन किन इंस्टीट्यूशंस में हम रिलीजियस अफेयर्स करा सकते हैं और कहाँ पे नहीं करा सकते हैं। जो 25 था वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी हम रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूके से उठाया गया है। तो जो आर्टिकल 25 है ना, इस चार्टर एक्ट से उठाया गया है कि ये देखो आर्टिकल यहाँ पे हम कोई भी ये ईसाई धर्म को यहाँ पे प्रचार किया जा रहा है, तो आर्टिकल 25 यहीं से उठाती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और कोई भी हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो आर्टिकल 25 यहीं से उठाया गया, इस चार्टर एक्ट से उठाया गया है। फिर इसमें और बताया गया था कि जो इंडियंस हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मात्र 1 लाख रुपए सालाना, साल में खर्च किया जाएगा, इसका प्रावधान दिया गया था। और जो इनके ये लोग बिज़नेस करते थे ना, तो चाय का व्यापार जो चाइना के साथ है उसको छोड़ के सारे इन्होंने सारे इनको बंद कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। फिर 1813 के बाद 33 में ये एक एक्ट आया। 1833 में जो एक्ट आया उसमें था कि गवर्नर जनरल का प्रावधान आ गया। तो इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इनका क्या था कि इसमें ये हमारे ना यहाँ पर बंगाल, बॉम्बे और बंगाल, बॉम्बे और क्या था, मद्रास, ये 3 गवर्नर जनरल होते थे। तो जो सबसे पावरफुल था बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, और जो बॉम्बे और मद्रास उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल को पूछना पड़ता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो यहाँ पर जो बंगाल सॉरी बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल थे, उनकी शक्तियाँ थोड़ी कम हो गई थी। और जो भारत के जो बन गए थे, जो बंगाल का है वही सबसे पावरफुल है, तो वही भारत का बन गया। तो उनके पास जाके उनको सब पूछना पड़ता था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो कानून जो उसके पहले बनाए गए थे वो सारे रद्द कर दिए गए। अब से जो नए कानून बनेंगे वो उनको मतलब कहते हैं हाँ ये लीगल है। और फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम चेंज करके कर दिया है कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया, ये नाम कर दिया गया था 1833 चार्टर एक्ट में। और उसके बाद जो पहले ना ऐसे नौकरी जो मिलती थी ना वो ऐसे मतलब कि पैसे पूछते थे सड़क पे चलते थे, नौकरी करोगे हाँ करेंगे, कितना पैसा, ये इतना पैसा मिलेगा नौकरी करोगे, तो हाँ बोलते थे और नौकरी में रख लिया जाता। पर अब ऐसा हटा दिया गया, अब परीक्षाएं होया करेंगी। तो परीक्षा एग्ज़ाम होते थे, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो जॉब के लिए उसको अपॉइंट किया जाता था। बट यहाँ पे इंडियंस जो थे उनको मतलब उनको बोला था ये नहीं दे सकते, तो बट उसका फिर रिवोल्ट हुआ, फिर इंडियंस को भी यहाँ पर जॉब के लिए हाँ भी तुम भी एग्ज़ाम दे सकते हो। और फिर जिसको इंडियन सिविल सर्विसेज बोला गया। और फिर क्या बोलते हैं वो जॉब के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्लियर करोगे तो जॉब की पोस्ट पे बैठ सकते हैं। तो पहले जो इंडियन सिविल सर्विस जिन्होंने इंडियन थे जिन्होंने क्लियर किया था वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वो आगे जाके जो 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक निकाय थर्ड वाला रह गया क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया है। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो ये सब क्षेत्र है ना, वन क्राउन रूल मतलब जो क्वीन है ना उनके अंदर सब आ गए। अब ये जो छोटे छोटे क्षेत्र थे ना वो हट गए। अब सब पूरा जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरी थी ये अलग अलग क्षेत्र का हटाकर एक पूरे एक वन क्राउन रूल, एक मतलब क्वीन, अब सीधे ब्रिटेन ही सारे डिसीजंस वगैरह लेगा, ये इस चार्टर एक्ट में कहा गया था। 1853 का जो था, तो जो गवर्नर जनरल जो एक मेन बंदा बैठा था जो इंडिया का गवर्नर जनरल था, उसके पास पहले वो सारे डिसीजन ले सकता था पॉलिटिकल प्लस आर्मी। बट अब इसमें यह हो गया कि वो सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजंस ले सकता है, आर्मी के रिलेटेड डिसीजंस वो नहीं ले सकता है। प्लस उसके अंदर ना छः और गवर्नर मतलब छः ऐसे मैनेजर्स बना दिए गए उस गवर्नर जनरल के। तो वो छः में से जो चार थे उनका डिसाइड हुआ कि वोटिंग होगी कहाँ कहाँ से खड़े होंगे। तो वो कहाँ से, बंगाल से, मद्रास से, मुंबई से और आगरा से खड़े होंगे या एज मैनेजर्स की, तो काम बट जाए। फिर यहाँ पर कंपनी में कर्मचारियों नियुक्ति प्रतियोगिता। हाँ देखो, मैंने जो आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर वाली बात बताई थी, तो यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विसेज का जो निर्माण किया गया था 1833 में। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो पहले यहाँ पे मेंशन, देखो आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 1856 थर्ड वाले में, नहीं सॉरी, तो 1833 खोला हुआ है मैंने, 1853 में 1856 यहाँ से सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को क्लियर किया था। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया 1856 में। अब फिर सब की परीक्षाएं शुरू हो गई। अब भारतीय वगैरह भी देते थे एग्ज़ाम, जो क्लियर कर लेगा उसको जॉब मिल जाती थी। बट फिर 1853 का चार्टर एक्ट आना बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1856 में रिवोल्ट हुआ था, आपको पता होगा। रिवोल्ट मंगल पांडे ने किया, लियाकत अली ने किया, बेगम, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, बेगम उन्होंने किया। तो ये अलग अलग जगहों से लखनऊ से, इलाहाबाद से, यहाँ यहाँ पर रिवोल्ट हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जो इनका तानाशाही चल रहा था अंग्रेज़ों का उसके खिलाफ। तो उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई, एटीन और चार्टर एक्ट भी मतलब सब क्राउन रूल के अंदर आ गया। तो लास्ट चार्टर एक्ट यही था। तो ईस्ट इंडिया यहाँ पे ख़त्म हो गई थी और यह सारा क्राउन रूल के अंदर पूरा इंडिया आ गया था। ये हो गया हमारे चार्टर एक्ट ख़त्म। ओके, हमने आज इस वीडियो में 4 टॉपिक्स कवर किए: चार्टर एक्ट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड ओसीआई, पीआईओ एंड एनआरआई कार्ड्स। I hope you enjoyed the video. Thank you. Stay safe, stay healthy. God bless you all.